प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम रासायनिक साम्य के चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में नेक्स्ट हेडिंग आता है अपना घनत्व मापन द्वारा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डेंसिटी मेजरमेंट मीन्स हम वियोजन की मात्रा ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से? घनत्व के मापन से। देखिए, जब किसी पदार्थ का वियोजन होगा तो क्या होगा? मोलों की संख्या बढ़ेगी और आयतन भी बढ़ेगा। मोलों की संख्या और आयतन बढ़ेगा, लेकिन वाष्प घनत्व में कमी होगी। वाष्प घनत्व में क्या होगी? कमी। इसलिए हम वाष्प घनत्व के मापन द्वारा किसी पदार्थ के वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब हम ये करें कि आपके पास आयतन जो बढ़ेगा तो वाष्प घनत्व कम होगा। क्यों वाष्प घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब हम वियोजन का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ए से बी बन रहा है। ए के 1 मोल और बी के कितने बन रहे हैं? n मोल, स्मॉल n। मान लीजिए प्रारंभ में ए के 1 मोल लिया और बी के 0 थे, नो डाउट। साम्य अवस्था पर एल्फा मान लीजिए वियोजन की मात्रा है किसकी? ए की। तो साम्य पर कितने मोल होंगे? ए के 1 माइनस एल्फा और बी के कितने बनेंगे? n एल्फा। क्यों? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री के अनुसार ए के 1 मोल से बी के n मोल बनते हैं, तो ए के एल्फा वियोजन से बी के n एल्फा बनेंगे। ओके, साम्य पर सभी मोलों को जो योग करें तो 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। ओके, अब साम्य प्रारंभ में ए के 1 मोल का आयतन मान लीजिए 1 v है। मान लीजिए ए का 1 मोल हमने जो लिया उसका आयतन v है, तो साम्य पर कुल आयतन कितना होगा? 1 प्लस एल्फा इंटू n माइनस 1 इंटू वी। मीन्स कुल मोल को किससे गुणा कर दिया हमने? आयतन से। कुल मोल को आयतन से गुणा कर दिया। चूंकि हम जानते हैं कि साम्य पर वाष्प घनत्व स्मॉल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कुल आयतन, तो कुल आयतन क्या है? 1/1 प्लस एल्फा इंटू n माइनस 1 इंटू वी। ये हमारे पास स्मॉल डी हो गया प्रायोगिक वाष्प घनत्व और कैपिटल डी हो गया सैद्धांतिक वाष्प घनत्व। ओके, दोनों का अनुपात में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू आएगा 1 प्लस एल्फा इंटू n माइनस 1। वी से वी कैंसिल। ओके, तो एल्फा इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। इससे कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं आप। एल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन n माइनस 1 डी। यहाँ n क्या है? 1 मोल अभिकारक से प्राप्त होने वाले उत्पादों की मोलों की संख्या। 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं उत्पादों के। अमोनिया का वियोजन देखें तो इसमें n का मान क्या होगा? 2 होगा। ओके, क्योंकि अमोनिया हमारे पास 2 मोल से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 4। 2NH3 इक्वल टू 2N2 प्लस 3H2। ओके, तो यहाँ 2 मोल से 4 प्राप्त हो रहे हैं अमोनिया के, तो 1 से कितने प्राप्त होंगे? 2, इसलिए n का मान 2 होगा। हम जानते हैं कि वाष्प घनत्व इक्वल टू अणुभार बटा 2। वाष्प घनत्व इक्वल टू अणुभार बटा 2, इसलिए यहाँ पर कैपिटल डी इक्वल टू होगा m अपॉन 2, कैपिटल M अपॉन 2, और स्मॉल डी इक्वल टू होगा स्मॉल m अपॉन 2। अब हम इस सूत्र को अणुभार के रूप में लिख रहे हैं। किसके रूप में? अणुभार। कैपिटल M क्या है? सैद्धांतिक अणुभार, और स्मॉल m क्या है? प्रेक्षित अणुभार, प्रायोगिक। तो एल्फा इक्वल टू होगा हमारे पास कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू स्मॉल m। कुल मिलाकर के हमने d की जगह m कर दिया। d की जगह क्या कर दिया? m। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया घनत्व मापन से वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्थाओं में साम्य। हम साम्य की बात तो कर चुके हैं, लेकिन द्रव अवस्थाओं में साम्य से क्या मतलब है?
कि अगर मान लीजिए कोई समांगीय अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, समांगीय या जलीय विलयन में, या जलीय समांगीय अभिक्रिया है जो कि सभी अभिकारक और उत्पाद द्रवावस्था में है अथवा जलीय विलयन में है। सभी अभिकारक और उत्पाद किस अवस्था में है, द्रवावस्था में या जलीय विलयन। एग्जाम्पल देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं, एसिटिक एसिड प्लस एथिल एल्कोहल इक्वल टू एथिल एसीटेट CH3COO2H5 प्लस H2। तो प्रारंभ में मोल देखें, एसिटिक एसिड के मान लीजिए स्मॉल ए थे, एल्कोहल के बी थे, तो एस्टर और वाटर के कितने थे, 0 0। मान लीजिए साम्य पर अम्ल अथवा एल्कोहल की क्रिया करने वाले मोल कितने हैं, x। कितने हैं, x। तो साम्य पर एसिटिक एसिड कितना बचेगा, A-X। एथिल एल्कोहल कितना बचेगा, B-X। और एस्टर और वाटर बनेंगे XX। मान लीजिए कुल आयतन V है, तो साम्य पर सांद्रता की बात करें तो A-X/V किसकी सांद्रता, एसिटिक अम्ल की, एल्कोहल की होगी B-X/V, एस्टर की होगी X/V और वाटर की भी X/V। Kc बराबर क्या होगा, एस्टर की सांद्रता इंटू वाटर की सांद्रता डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की सांद्रता इंटू एल्कोहल की सांद्रता। मान रख दीजिए तो X/V इंटू X/V डिवाइडेड बाय A-X/V इंटू B-X/V। इसको सोल्व कीजिए तो V से V सारे कैंसिल हो गए, तो आ गया बच्चों आपके पास x स्क्वायर Kc इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A-X इंटू B-X। इस सूत्र से भी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन यदि A बराबर 1 है और B बराबर भी 1 है तो Kc बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - x इंटू 1 - x। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - x होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास द्रव अवस्थाओं में साम्य। बात करें विषमांगी साम्य की, किसकी बात करें, विषमांगी साम्य। विषमांगी साम्य क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था या परावस्था, एक ही बात है, भौतिक अवस्था या परावस्था समान नहीं होती, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विषमांगी साम्य अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विषमांगी अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जब साम्य की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, विषमांगी साम्य। इस प्रकार की अभिक्रिया में जब साम्य की बात करेंगे तो कहलाएगा विषमांगी साम्य। उदाहरण, जिंक प्लस CO2 इक्वल टू ZnO प्लस CO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं CaCO3 को, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठोस है, CO2 गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है, इसलिए कैसी अभिक्रिया होगी, विषमांगी। यहाँ हम कैसी लिखेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस इंटू CO2 गैस डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट ठोस। लेकिन यह कैल्शियम ऑक्साइड ठोस और कैल्शियम कार्बोनेट ठोस का मान 1 होगा, इसकी सांद्रता क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि ठोसों और द्रवों की सांद्रता मोल प्रति लीटर के हिसाब से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि ठोसों और द्रवों की सांद्रता अगर मोल प्रति लीटर के हिसाब से देखें तो विषमांगी साम्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए Kc और Kp में ये नहीं आएंगे, इसलिए Kc और Kp में ये नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इस अभिक्रिया के लिए Kc, तो क्या छोड़ दिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को भी छोड़ दिया, ठोस है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी छोड़ दिया, ठोस है, तो क्या बच गया, Kc इक्वल टू CO2 गैस। अब Kp की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, खाली सांद्रता की जगह आंशिक दाब आ जाएगा, सांद्रता की जगह क्या आ जाएगा, आंशिक दाब। तो हमारे पास पहले किसकी सांद्रता थी, CO2 की, तो आंशिक दाब भी किसका होगा, CO2। तो Kp इक्वल टू हो जाएगा PCO2। अन्य उदाहरण देखें कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस जलीय इक्वल टू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक सल्फेट एक्वस। तो Kc इक्वल टू एक्वस ले लेंगे और सॉलिड छोड़ देंगे, तो ऊपर उत्पाद में तो जिंक सल्फेट आएगा केवल, नीचे कॉपर सल्फेट आएगा, जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड छोड़ देंगे, तो Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन। अगर कोई अभिक्रिया है, अन्य उदाहरण 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस इक्वल टू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉलिड छोड़ दीजिए दोनों,
अभिकारकों में आयरन छूट जाएगा, उत्पादों में Fe3O4 छूट जाएगा। तो क्या बचेगा? Kc इक्वल टू उत्पादों में हाइड्रोजन की सांद्रता पावर 4 डिवाइडेड बाई अभिकारकों में से लेंगे H2O की सांद्रता पावर 4। ओके, तो Kp भी इसी प्रकार होगा, लेकिन यहाँ सांद्रता की जगह क्या होगा? आंशिक दाब। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? PH2 हाइड्रोजन का आंशिक दाब पावर 4 डिवाइडेड बाई PH2O मीन्स वाटर का आंशिक दाब, गैस का पानी की भाप का आंशिक दाब पावर 4। इस प्रकार हम विषमांगी साम्यों में Kp और Kc लिख सकते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ठोस को छोड़ना है। ओके, गैस है तो सारे गैस ले लेंगे, द्रव है तो सारे द्रव ले लेंगे। लेकिन एक ही प्रकार की अवस्था आएगी इसमें एक ही प्रकार की अवस्था आएगी। ओके, थैंक